Hey 12th out there, how are you all? I hope you all are doing great. So students, in our previous lecture we discussed about the Ampere's circuital law and its various applications, like to find the magnetic field due to a straight conductor, the magnetic field due to the conductors of cylindrical shape, hollow cylinder, solid cylinder and so on. So today it's time to move to the next step. This is Komal Joshi and I welcome you all to the online classes of the Gleam Institute. So students, today we will find the magnetic field due to a solenoid. So what is a solenoid, how it generates the magnetic field, what kind of pattern will be there of the magnetic field, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे. उसके लिए पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि एक सोलेनॉइड जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है उसके पैटर्न से रिलेटेड है कि किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको उसके रिगार्डिंग याद रखनी होती है. आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द डेरिवेशन. So I have drawn a complete view of a solenoid. एक solenoid होता क्या है? अगर आप किसी भी कोर के ऊपर या विदाउट एनी कोर इवन, अगर आप कोर या बिना कोर के अगर किसी भी कंडक्टर को इस तरीके के लूप की हेलिक्स की फॉर्म दे देते हो, ठीक है, और इसको अगर आप एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर देते हो जस्ट टू मेक द फ्लो ऑफ करंट पॉसिबल इन दिस कॉइल, तो अगर करंट फ्लो इसमें से करने लग जाए तो वो एक किसका फॉर्म ले लेता है, सोलेनॉइड का. ये इस तरीके की स्ट्रक्चर एक सोलेनॉइड बन जाता है. तो इसी सोलेनॉइड का एक आप बोल सकते हो कि बहुत ही एक्सपेंडेड व्यू जो होता है वो मैंने आपको यहाँ पे शो किया है. ये जो लूप्स हैं ये सोलेनॉइड है, ठीक है. अब इस सोलेनॉइड में किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, देखो इसको आप दो सेक्शंस में डिवाइड मान सकते हो. कैसे? इस सोलेनॉइड का एक तो अपर व्यू ये वाला और एक ये डाउन व्यू. अब इस अपर पोर्शन को हम अगर अलग मान ले और इसको डाउन पोर्शन को अलग मान ले तो देखो जब करंट फ्लो करता है चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करे, एक तरफ से करंट अंदर की तरफ एंटर होगा यानी कि उसकी डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी और दूसरी तरफ उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर. यानी कि एक तरफ से हमें ऐसे लगा कि करंट एंटर कर रहा है और दूसरी तरफ से करंट क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है. ये हमें फील होगा क्योंकि एक सर्कुलर लूप में ऐसे करंट फ्लो करता है ऐसे. तो एक तरफ तो मान लो करंट एंटर करता है और दूसरी तरफ से क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है. ऐसा कुछ हमें वहां पे व्यू दिखता है. क्लियर? तो यहाँ पे भी होगा क्या, यहाँ पे मैंने जो क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट कर रखा है मतलब यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंटर हो रहा है. और यहाँ पे जो डॉट्स मैंने रिप्रेजेंट किए हैं दैट मींस करंट इज एग्जिटिंग. करंट क्या कर रहा है, एग्जिट ले रहा है यहाँ से. क्लियर? तो अब ऑब्वियस सी बात है इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. बट वो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसा, देखो यहाँ पे ये जो लूप्स होते हैं एक सोलेनॉइड के अंदर ये बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, बहुत एक दूसरे के क्लोज होते हैं. तो एक सिंगल जो सेक्शन होता है ये वाला, एक सिंगल जो लूप होता है आप इसको एक सर्कुलर करंट लूप मान सकते हो. जो एक सिंगल टर्न होता है इसका, ये जो एक सिंगल टर्न है इसको आप एक सर्कुलर लूप की तरह मान सकते हो. ठीक है. अब ये सर्कुलर लूप क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. इसी तरीके से ये सारे जो लूप्स होंगे ये भी क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे. तो इस ओवरऑल सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ध्यान से सुन लेना, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस कंप्लीट सोलेनॉइड विल बी द वेक्टर सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेटेड बाय ऑल द इंडिविजुअल टर्न्स. क्योंकि हर एक इंडिविजुअल टर्न एक सर्कुलर लूप की तरह काम करता है और जो इसका ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इन सबका अलजेब्रिक सम होगा. क्लियर है? ये सारी चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई है तो एक एक करके हम सबको एक्सप्लेन कर लेते हैं. तो ये तो बात हुई कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो ओवरऑल बनेगा वो इन सब टर्म्स की वजह से बनेगा और इन्हीं का वेक्टर सम भी होगा. सेकेंड थिंग, अगर मैं इस एक लूप के सेक्शन की बात करूं, अगर एक सिंगल लूप की बात करूं तो ये जो एंड्स है, एक तो ये वाला एंड हो गया, अपर एंड हो गया, एक ये डाउनवर्ड एंड हो गया. ठीक है. इन एंड्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनती है. पूरे सॉलिनॉइड की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक टर्न की बात कर रहे हैं. तो एक टर्न पे ये देखो एक तरीके से एक वायर है. ठीक है. हमने सर्कुलर लूप देखा था तो सर्कुलर लूप की जो सर्कमफेरेंस होती है यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है. तो यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इंडिविजुअल टर्न पे किसकी फॉर्म में
बनेगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनेगी। तो यहाँ से रेड मार्कर से मैंने ये क्या शो कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे भी इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, क्लियर है। और जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी इस सोलेनॉइड के आउटर रीजन में उनका पैटर्न कुछ डिफरेंट रहेगा और उसके इनर रीजन में पैटर्न जो है वो कुछ डिफरेंट रहेगा, ठीक है। सो द पैटर्न इन द आउटर रीजन और इनर रीजन कैसा रहेगा। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब कंबाइन होती है तो इनर पोर्शन जो होता है सोलेनॉइड का, इन दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर वेरी क्लोज। अंदर जो सोलेनॉइड का जो इनर पोर्शन है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन जो आउटर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है वो आपको दिख रहा होगा कि दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, उनके बीच का जो रिलेटिव स्पेसिंग है वो स्पेसिंग ज्यादा है। इससे यहाँ पे सिर्फ इस पैटर्न से आप समझ सकते हो कि इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जबकि आउटर रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसा बनता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट P कंसीडर करूं, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट P कंसीडर करूं तो उस पॉइंट P पे देखो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इन्हीं लूप्स के जो अपर वाले सेक्शंस है उनकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये जो डाउनवर्ड सेक्शंस है इनकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन इन दोनों की वजह से बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो सपोज अगर इस सेक्शन की वजह से इस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और इस सेक्शन की वजह से भी इस पे कोई क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो इन दोनों की वजह से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करने का ट्राई करते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे से क्या रहती है, ऑपोजिट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी तो क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। तो इस पॉइंट P पे यहाँ पे क्योंकि मैंने आउटर रीजन में लिया है तो आउटर रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है उसका एक ये रीजन भी है, क्योंकि ये जो ऑपोजिट सेक्शंस होते हैं इनसे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है किसी भी पॉइंट पे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसीलिए जो फील्ड होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, ठीक है। अब उसमें जीरो क्यों होता है, उसमें भी एक कंडीशन और एप्लीकेबल होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही अब अगर सिर्फ मैं एक सिंगल सेक्शन की बात करूं, अब मैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड यानी कि जो ऑपोजिट सेक्शंस है इनकी बात ना करूं, पास वाले सेक्शंस की बात करूं, पास वाले सेक्शंस की बात करूं तो इनका भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इनका भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उनका जो एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, इस सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो तो एड अप हो जाते हैं, वो तो क्या हो जाते हैं, एड अप हो जाते हैं। लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बनते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स तो डिवाइड होंगे जिस भी डायरेक्शन में होगा, तो जो कंपोनेंट इस एक्सिस के अलोंग आएगा वो तो सारे एड अप हो जाते हैं, लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बनते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो आपको ऑपोजिट सेक्शंस और ये जो नियर बाय या एडजेसेंट टर्न्स हैं इनके बीच बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है या इनकी वजह से जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। क्लियर है ये चीज, तो ये सारी चीजें मैंने लिखी है। अ सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग वायर बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स विद अ सोलेनॉइड। अच्छा, काम क्या आती है सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड को बेसिकली यूज क्यों किया जाता है, हम स्ट्रेट कंडक्टर यूज कर सकते थे, हम एक सिंगल लूप यूज कर सकते थे, सोलेनॉइड क्यों यूज कर रहे हैं। देखो सोलेनॉइड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे एपरेटस रहते हैं, अप्लायंसेस रहते हैं जहां पे हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये सोलेनॉइड का काम क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे कि ये जो एरिया कवर करता है सोलेनॉइड, आउटर एरिया नहीं, इनसाइड एरिया, यानी कि ये टर्न्स जो एरिया एनक्लोज करते हैं उस एरिया के अंदर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ऐसा ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए सोलेनॉइड का यूज किया जाता है। क्लियर है ये चीज। सो विद अ सोलेनॉइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द स्पेस कवर्ड बाय द टर्न्स। What other things you need to remember? When turns are closely spaced, each can be considered as a circular loop and net magnetic field is the vector sum of the fields resulting from all the turns. ये सारी बातें मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। Magnetic field lines in the interior are close and parallel
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? द फील्ड लाइंस बिटवीन करंट एलिमेंट्स ऑन टू एडजेसेंट टर्न्स tends to cancel each other because field vectors from two elements are in opposite direction. ये basically perpendicular components के लिए apply होता है। Field outside the solenoid is weak. Field outside the solenoid is weak इस point P पे, and field due to solenoid resembles to a bar magnet. ठीक है, इस पॉइंट पे भी आते हैं। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे वीक क्यों है मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैं रीजन बता चुकी हूँ, क्योंकि जो ऑपोजिट सेक्शंस हैं ये एक दूसरे के फील्ड को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। अब ये जो सोलेनॉइड होता है, अगर मैं इसका एक कंप्लीट सोलेनॉइड का आपको मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न यहाँ पे शो करूँ कि अगर आपके पास ये इस तरीके से अगर सोलेनॉइड हो तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है इट रिसेंबल्स टू अ बार मैग्नेट, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है इसमें। और इसी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने किसमें देखी थी, एक बार मैग्नेट के केस में हम देख सकते हैं। 10th में भी आपने ये चीज पढ़ी है कि द सोलेनॉइड रिसेंबल्स टू अ बार मैग्नेट, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो पैटर्न होता है वो एक बार मैग्नेट के जैसा होता है। और इस एक बार मैग्नेट के जैसे ही सोलेनॉइड के पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, साउथ यानी कि साउथ पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल कौन सा है, उसको भी देख लो। The direction of the north or south pole, that means how you will find that which one is the north pole and which one is the south pole. उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको राइट हैंड रूल यूज करना होता है। अब राइट हैंड रूल कैसे यूज करना है, वो भी राइट हैंड रूल, एम्पियर का राइट हैंड रूल, वो कैसे यूज करना होता है कि आपको करंट की डायरेक्शन में अपने हैंड को कर्ल करना होता है। ठीक है, अभी मान लो इसमें जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड में, कुछ ये डायरेक्शन है करंट की। ठीक है, तो इस करंट की डायरेक्शन में आपको अपनी फिंगर्स को कर्ल करना होता है। ठीक है, मैं ये किसने कह रही हूँ करंट की डायरेक्शन ये, क्योंकि अगर ये ऐसे होगी तभी हमें पता चलेगा कि देखो यहाँ से फिर करंट बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से अंदर एंटर करेगा, तो सेम यही कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि नॉर्थ और साउथ कौन सा है वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करना पड़ेगा। और उस केस में आपको देखना है कि आपका थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है। जिस तरफ आपका थंब पॉइंट करता है वो नॉर्थ पोल बन जाता है, और जिस तरफ थंब पॉइंट नहीं करता यानी कि ऑपोजिट पोल कौन सा बन जाता है, साउथ पोल। तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो देखो करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है, देखो बाहर निकल रहा है, यहाँ अंदर एंटर हो रहा है, ऊपर एंटर हो रहा है, तो मेरा थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये मेरी सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है। तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हो कि नॉर्थ पोल कौन सा होगा और साउथ पोल कौन सा होगा। क्लियर है? आफ्टर दैट फॉर एन आइडियल सोलेनॉइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। For an ideal solenoid, the length of the solenoid should be at least 5 to 6 times larger than its diameter. जो भी लेंथ है सोलेनॉइड की, अगर आप इसके डायमीटर के कंपैरिजन में वो लेंथ बहुत ज्यादा ले रहे हो, एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स, तो ये जो सोलेनॉइड है एक आइडियल सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। और आइडियल सोलेनॉइड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि आइडियल सोलेनॉइड के बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होता है। For an ideal solenoid, the magnetic field in the outer region is zero and the magnetic field in the interior region, is uniform, strong and the magnetic field lines are parallel to each other. ये एक ideal solenoid की properties होती है। So all those were the properties of magnetic field created by a solenoid. But as we know कि हमें जो quantitative calculations होती है वो चाहिए होती है, उसके लिए अब हम magnetic field find out करेंगे with the help of Bio and Savitt's law। इसको हम Ampere's law से भी derive करेंगे, but Bio Savitt's law से पहले इसको derive करने का benefit हमें ये रहता है कि जो भी इसके different cases होते हैं, like अगर point center पे lie करे, ends पे lie करे, outside lie करे, उन सब के लिए हमें बहुत ही clear formulas मिल जाते हैं। लेकिन जब हम एम्पियर्स लॉ से डिराइव करते हैं तो बेसिकली हमें जो रिलेशन मिलता है वो सेंटर के केस के लिए मिलता है, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं बायो सेविट्स लॉ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा बनेगा। अब उसके लिए मैंने यहाँ पे सोलेनॉइड का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया है। ठीक है, ये वही सेम केस है, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से करंट क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। इस सोलेनॉइड के अंदर
मैंने कोई पॉइंट P लिया है, बाहर इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं पहले से बता चुकी हूँ वहां पे फील्ड ऑलमोस्ट 0 बनता है और हम एक आइडियल सोलेनोइड का केस ही लेके चल रहे हैं। तो यहाँ मैंने पॉइंट P लिया जो ना तो एंड पे लाई कर रहा ना ही सेंटर पे है, ठीक है। तो इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। एज आई टोल्ड यू कि ये जो सोलेनोइड है इसको हम बहुत सारे सर्कुलर लूप्स का एक कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। ऐसा ही एक लूप हमने कंसीडर किया है AB, जिसकी थिकनेस क्या हमने ली है dx, और इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है इस लूप के सेंटर C से वो हमने क्या ली है x, इसके रेडियस को हमने लिया है स्मॉल a। क्लियर? अब इस पॉइंट A से इसी लूप के ये दो पॉइंट्स हैं और ये dx कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, dx बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही कम होगी ये थिकनेस। तो A से मैंने डिस्टेंस लिया पॉइंट P की क्या r, आप B से भी ऑलमोस्ट r मान सकते हो इसको। और ये जो सेक्शन है AB, ये मान लेते हैं इस पॉइंट P पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो कितना है d थीटा, और यहाँ ये जो एंगल हमने लिया है वो कितना है थीटा। क्लियर है ये चीज? नाउ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट वो क्या बनेगा, सबसे पहले देखो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे इस थिकनेस एलिमेंट में। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स, इफ n is the number of turns per unit length, then number of turns in dx एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे n dx, कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस dx एलिमेंट की वजह से मान लेते हैं कुछ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB बनेगा, और हमें पता है कि अगर ये हम इसको एक सर्कुलर लूप लेके चल रहे हैं तो सर्कुलर लूप की वजह से हम फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड का। क्या होता है म्यू नॉट, यहाँ पे dx आता है लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स के साथ अगर लिखेंगे तो क्या बनेगा n dx I a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला रहता है। बट यहाँ पे अभी भी हमारे पास ये सिर्फ ये रिजल्ट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अभी तो हमने dx सिर्फ एक सिंगल उसके लूप की वजह से लिया है, अभी तो पूरे सोलेनोइड की वजह से निकालना है। So what we will do, अब हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं BN, किस पे AP पे, AP पे एक परपेंडिकुलर BN ड्रॉ करते हैं। और अगर मैं ट्रायंगल देखूं इन ट्रायंगल ABN, ट्रायंगल ABN के अंदर साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, इस छोटे से ट्रायंगल से देखो साइन थीटा BN अपॉन AB के इक्वल आएगा, BN ओवर AB, और ये जो BN है ये किसके इक्वल आएगा BN। देखो यहाँ पे BN एक आर्क की तरह काम कर सकता है और ये एंगल d थीटा है, तो ये BN किसके इक्वल आएगा r d थीटा के इक्वल, क्योंकि एंगल इक्वल्स टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस या जो भी डिस्टेंस होती है। तो ये BN किसके इक्वल आएगा r d थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे हम BN की वैल्यू पुट करेंगे r d थीटा, और ये AB की थिकनेस कितनी है dx, तो ये कितना आ गया dx। तो यहां से dx किसके इक्वल आएगा r d थीटा अपॉन साइन थीटा। एक तो रिजल्ट आपके पास ये आ गया, यानी कि रिप्लेसमेंट किसका dx का। क्लियर है ये चीज? अब उसके बाद बारी आती है कि ये जो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, देखो इधर यहाँ पे ये जो ट्रायंगल हम देखें इन ट्रायंगल ACP, इन ट्रायंगल ACP, इस ट्रायंगल में देखो क्या r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। r स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये आपके पास थर्ड रिप्लेसमेंट आ गया। ये सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करो, कैसे आपके पास फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर इस फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज को हम पुट कर दें हैं तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास dB इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 2 n को n तो dx की जगह पुट करो r d थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे पुट कर दिया I a स्क्वायर अपॉन, अब ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे
सो 2 साइन थीटा और यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर, इसकी पावर कितनी 3/2। तो देखो ये आर स्क्वायर की पावर 3/2 बनेगी, तो यहाँ पे ये पावर कैंसिल होगी, ये सिर्फ क्या बच जाएगा आर क्यूब। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ आर क्यूब। अब ये एक आर यहाँ से कैंसिल हुआ, आर का स्क्वायर बचा। सो डीबी किसके इक्वल आया, म्यू नॉट ओवर 2 एन डी थीटा आई अपॉन साइन थीटा। इसको एक साथ लिख लो, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अभी देखते हैं कि साथ क्यों लिखा, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ सकें। बढ़े आगे, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर ये जो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, इसमें भी कोई रिलेशन बनेगा। अगेन इन ट्राइंगल एसीपी, इन ट्राइंगल एसीपी, इस ट्राइंगल में देखो साइन थीटा अब किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल आएगा, दिस साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू a by r, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस इसके इक्वल आएगा a by r। तो a स्क्वायर बाय r स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। a स्क्वायर बाय r स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये वैल्यू भी इसके अंदर पुट करनी है, तो db किसके इक्वल आएगा, db विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 2 n d थीटा आई अपॉन साइन थीटा, और यहां पे भी क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर से ये साइन थीटा कैंसिल, बचा क्या db इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 2 n आई साइन थीटा डी थीटा। क्या बचा साइन थीटा डी थीटा। बट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट, तो इसीलिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड db। अगर हमें पूरे सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और यहाँ पे देखो अब इंटीग्रेशन किसका होगा, ना तो n वेरिएबल है ना i वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा। बट इसका इंटीग्रेशन कितनी लिमिट्स के बीच होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे इस फिगर को देखो, अगर इस पॉइंट P पे मैं दोनों एंड से एंगल्स देखूं तो ये एंगल और दोनों एंगल्स आपको लेने सेम डायरेक्शन में है। अगर एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हुए एक एंड θ1 एंगल बना रहा है, दूसरा एंड जो है वो θ2 एंगल बना रहा है, तो अगर आप विद इन दीज लिमिट्स θ1 और θ2 की लिमिट्स में अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देते हो तो यू विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल सोलेनॉइड। कंप्लीट सोलेनॉइड की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है, but the angle should be taken in the same direction. Clear है ये चीज? So the magnetic field B will be equals to integration within the limits θ1 θ2 mu naught over 2 ni sin theta d theta, ये आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? So B equals to ये सारी चीजें तो क्या होगी, कांस्टेंट mu naught over 2 ni, बचेगा क्या, क्या बचेगा साइन थीटा डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स θ1 टू θ2। सो B इक्वल्स टू म्यू नॉट ni ओवर 2, इसका साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। सो माइनस कॉस थीटा, अगेन लिमिट्स θ1 टू θ2। लिमिट्स पुट करो, b इक्वल्स टू म्यू नॉट ni ओवर 2। देखो यहां पे बनेगा क्या, अपर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस कॉस θ2 माइनस अगेन माइनस कॉस θ1। तो ओवरऑल जो ये जो माइनस कॉस θ1 बनेगा ये पॉजिटिव हो जाएगा और cos θ2 की टर्म किस में रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट पुट करने के बाद हमें जो रिलेशन मिलेगा, it will be cos θ1 minus cos θ2. This is the relation for the magnetic field due to a solenoid. Magnetic field due to a solenoid. ये हमने कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया कहीं पे भी,
but we need to consider two important cases. Number one is if the point P lies at the end, if the point P lies at the end, और फिर दूसरा हम क्या कंसीडर करेंगे, if the point P lies at the center. Clear? तो यहाँ तक just take a screenshot. Now we will see the different cases कि कहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसी में सब केसेस देख. So the relation we got is mu naught Ni over 2 cos theta 1 minus cos theta 2. Now the first case is if this point P lies well inside a very long solenoid. अगर solenoid को हम एक infinite length का ले रहे हैं, एक बहुत बड़ा solenoid ले रहे हैं, in that case देखो यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 के साथ क्या बनेगी कि जो थीटा 1 है वो अप्रोक्सीमेटली अप्रोच करेगा 0 को, और जो थीटा 2 है वो किस पे अप्रोच करेगा 180 डिग्री को. क्यों? क्योंकि अगर एक बहुत बड़ा सोलेनॉइड है, सपोज इतनी लेंथ का सोलेनॉइड है, ठीक है, और यहाँ कोई पॉइंट P रखा है, तो जितना ये पॉइंट P थीटा 1 से दूर होगा उतना ही ये एंगल छोटा बनता जाएगा. तो ये एंगल अप्रोक्सीमेटली किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, करेगा कि नहीं. सिमिलरली ये जो थीटा 2 एंगल होगा ये किसको अप्रोच करेगा, 180 डिग्री को अप्रोच करेगा. क्लियर? सो इन दिस केस द थीटा 1 becomes approximately 0 degree and theta 2 becomes approximately 180 degree. तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा, B equals to mu naught Ni over 2 cos 0 minus cos 180. So B equals to mu naught Ni over 2 cos 0 की वैल्यू 1 minus cos 180 की वैल्यू -1. तो B equals to mu naught Ni over 2 into 2 mu naught Ni. अगर एक इनफाइनाइट यानी कि हम एक आइडियल सॉलिनॉइड ले रहे हैं और उसके इनसाइड में हम कहीं पॉइंट P को रख रहे हैं, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कितना बनता है, mu naught Ni, और ये यूनिफॉर्म होता है, यानी कि इस पॉइंट P को आप यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, सेंटर पे रख दो, कहीं भी रख दो, just because as I already told you the magnetic field inside a solenoid is uniform. तो ये सब जगह सेम रहेगा. mu naught Ni will be the value of the magnetic field inside the solenoid. क्लियर है? एम्पियर्स लॉ से जब हम मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट ये रिलेशन आता है. ये पूरी कराम कहानी नहीं होती उसमें, ये डायरेक्ट ये रिलेशन आता है हमारे पास. तो ये हम बायो-सैवर्ट्स लॉ से एक स्पेसिफिक केस के अंदर पढ़ते हैं. क्लियर? अब सेकंड केस की बात करें, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. If we proceed to the second case, यहीं पे देख लेते हैं. केस सेकंड, if P lies at the end, lies at the right end मान लेते हैं, at the right end. लेफ्ट पे भी हो सकता है, राइट पे भी हो सकता है. मैंने मान लिया कि पॉइंट P है जो एकदम कहाँ लाई कर रहा है, इस एंड पे लाई कर रहा है. अगर ये इस एंड पे लाई करता है तो उस केस में, इन दैट केस आपके पास थीटा 1 कितना होगा, थीटा 1 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, और जो थीटा 2 है वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा. किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा. इन दैट केस B equals to mu naught Ni over 2 cos 0 minus cos 90. यही बनेगा. cos 0 1 cos 90 कितना, 0. तो ये वैल्यू क्या बनेगी, mu naught Ni over 2. This is the magnetic field at the end of the solenoid. ये अगर हम एक कोई आइडियल सॉलिनॉइड ले रहे हैं तो उसके एंड्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, जितना उसके अंदर होता है mu naught Ni उसका जस्ट क्या रह जाता है, हाफ रह जाता है. तो थ्रू आउट द सॉलिनॉइड यूनिफॉर्म रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जैसे ही आप एंड्स पे पहुंचते हो, एंड्स पे पहुंचते ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, mu naught Ni over 2. सो ये दो केसेस हैं. आउटर केस का मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि अगर बाहर कोई अगर आप पॉइंट P ले रहे हो तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो आप उसको एज अ थर्ड केस भी ले सकते हो या जनरली इसको आप याद रख सकते हो. सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड दैट वी डिराइव्ड द फॉर्मूलाज विद द हेल्प ऑफ बायो एंड सैवर्ट्स लॉ. इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम इसी को एम्पियर्स लॉ से भी डिराइव करके देखेंगे. एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इसमें बहुत इजीली हो जाता है. 3-4 स्टेप्स में हमारा पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है क्योंकि यही सारी चीजें याद रखनी होती है उसमें.
बड़े आगे फॉर एग्जाम्पल हमें ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है और हमें बोला है कि पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये सोलेनोइड है फिर आपको इस पॉइंट P पे क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी जो हमारे पास फॉर्मूला आया था मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या था, म्यू नॉट Ni/2 cos θ1 माइनस cos θ2। अगर आपको याद हो तो हमने जो एंगल्स देखे थे वो कुछ इस तरीके से देखे थे, ये θ1 और इसको हमने θ2 लिया था। बट यहाँ पे जो एंगल है θ1 तो 30 डिग्री हो जाएगा, बट ये θ2 कितना होगा, क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर ये 30 है ये 60 है, पूरा कितना 180। तो ये कितना बचा हुआ एंगल ये कितना हुआ 60 निकाल दो 180 में से, कितना बचा 120 डिग्री। तो आपके पास θ1 30 डिग्री और θ2 कितना 120 डिग्री। तो B इक्वल्स टू कितना आएगा, म्यू नॉट Ni/2 cos 30 माइनस cos 120। So B equals to mu naught Ni/2 cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस cos 120 की माइनस हाफ -1/2। तो B equals to कितना, mu naught Ni/2। देखो यहाँ पे 2 को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 4 और अंदर क्या बचेगा √3 + 1। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी एट पॉइंट P। तो सोलेनॉइड से रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको फेस करने को नहीं मिलते हैं, बाकी हम और भी एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। बट बिफोर दैट हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू द सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ। ठीक है, अच्छा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, नोट डाल के आप ये बात याद रख सकते हो, इफ द सोलेनॉइड is wound over a core of magnetic permeability mu, यानी कि अगर म्यू परमिएबिलिटी के किसी मैग्नेटिक कोर पे किसी कोर पे सोलेनॉइड की जो वाइंडिंग्स है वो रैप की हुई है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अब म्यू नॉट नहीं, वो क्या बन जाता है, या तो आप इसको लिखोगे म्यू ऑफ दैट मीडियम Ni/2 cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, अगर सेंटर पे ये वाला केस लेते हैं तो उसमें डायरेक्ट ये भी आ सकता है म्यू Ni, ये भी आ सकता है, या फिर आप इसको लिखोगे म्यू नॉट इंटू म्यू r इंटू n इंटू I, as we know that mu r relative permeability is equals to permeability of the medium divided by absolute permeability of the free space। क्लियर है ये चीज, तो ये भी ध्यान रखना। अब बड़े आगे अब इस पे आ जाओ। You know what, पढ़ने में जब पढ़ते तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता, आपको प्रॉब्लम बेसिकली तब आती है जब आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना होता है और आप क्वेश्चंस पे अटक जाते हो। फॉर दैट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, सिंपल से सिंपल, टफ से टफ, जितने हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो आप उतना आपका कॉन्सेप्ट निखरता जाता है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड बाय एम्पियर्स लॉ, जो एम्पियर सर्किटल लॉ था उसकी वजह से देखते हैं। अब देखो, क्योंकि हमें एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है तो मैंने वही सोलेनॉइड लिया जो हमने पहले लिया था। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो कुछ ये रहेगी, इस तरफ रहेगी। ठीक है, और अगर आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। अब क्योंकि हमें यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ में कोई ना कोई क्लोज लूप कंसीडर करना होता है, तो यहाँ पे मैंने क्लोज लूप कंसीडर किया इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल PQRS। और जरूरी नहीं है कि ये जो PQ है ये बिल्कुल इसके सेंटर पे लाई करे, जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है, इनसाइड होना चाहिए बस। तो यहाँ पे हमने एक एम्पीरियन लूप कंसीडर किया है, तो हमारा जो एम्पीरियन लूप है वो कौन सा है, एम्पीरियन लूप इज PQRS। हमें इस पूरे सोलेनॉइड की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम सिर्फ इस लूप को कंसीडर कर सकते हैं, और जो क्लोज्ड लूप लाइन इंटीग्रल होगा B.dl
इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अब एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर लूप है, तो अगर मैं इसको सेक्शन 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं और इसको क्या बोलूं 4, तो इन तीनों सेक्शंस की वजह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है B डॉट dl लूप सेक्शन 1 प्लस B डॉट dl सेक्शन 2 प्लस B डॉट dl सेक्शन 3 प्लस B डॉट dl सेक्शन 4। यानी कि इस क्लोज लूप को हमने सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, इससे हमारे लिए इजी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। अब देखो यहाँ पे, इधर आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेक्शन 2 एंड 4 ये कैंसिल ही हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, जो भी करंट एलिमेंट या जो लेंथ एलिमेंट आएगा, उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर फील्ड। तो सेक्शन 2 में जो B डॉट dl B dl cos थीटा बनेगा, यहाँ पे जो B dl cos थीटा बनेगा, दोनों में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन 2 and 4 is equals to 0 as B is perpendicular to dl, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो dl एलिमेंट के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। और जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में भी अगर कहीं भी कोई पॉइंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड वहां भी 0 होगा, बिकॉज दिस सेक्शन इज लाइंग आउटसाइड द सोलेनॉइड और आउटसाइड 0 होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू और एट सेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेक्शन 3 is also equals to 0 as it lies outside. ये सॉलिड से बाहर लाया करता है तो इस पे भी 0, मतलब ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड बचता है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1 की वजह से बचता है, बाकी किसी भी सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा। तो यहाँ पे अब जो क्लोज लूप B dl है वो किसके इक्वल आएगा B dl, और यहाँ पे जो साइन थीटा बनेगा वो साइन भी क्या होगा, सॉरी जो B dl cos थीटा बनेगा वो cos थीटा भी कितना रहेगा 0 रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे जो भी लेंथ एलिमेंट है वो क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे जो cos थीटा बनेगा वो क्या बनेगा 0, तो ये ओवरऑल क्या बचेगा B dl। सो B dl और इक्वल्स टू किसके होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है एम्पियर्स लॉ की, राइट साइड क्या होती है म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। तो यहाँ पे देखो B dl, B तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा dl का इंटीग्रेशन होगा, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो जो नेट करंट है वो नेट करंट किसके इक्वल होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, n, तो टोटल करंट जो होगा वो n टर्न से पास होगा, तो टोटल करंट कितना बनेगा n I के इक्विवेलेंट आएगा, टोटल करंट विल बी इक्वल इनटू n I, तो यहाँ पे म्यू नॉट n I ये बनेगा। यहाँ पे जो dl का इंटीग्रेशन होगा वो इसकी लेंथ के इक्विवेलेंट आएगा, तो b into L equals to म्यू नॉट n I। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे देखो B किसके इक्वल आएगा म्यू नॉट n I ओवर L। अब ये देखो कैपिटल N by L क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इफ n are the total number of turns then n by L will be the number of turns per unit length। तो B किसके इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट n I, किसके इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट n I। यही हमने बायो-सैवर्ट्स लॉ से भी देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनॉइड विल बी म्यू नॉट n I, और इसके एंड्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो किसके इक्वल होगा 1/2 म्यू नॉट n I। सो फ्रॉम द एम्पियर सर्किटल लॉ हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आप किसी भी फॉर्मूला से करो, बायो-सैवर्ट्स लॉ ये है कि जो भी अलग अलग केसेस हैं वो भी हमें पता चल जाते हैं। एम्पियर्स लॉ से हमें सिर्फ एक ये स्टैंडर्ड केस मिलता है when the point is lying well inside the solenoid। क्लियर है ये चीज। I have taken here 2 examples। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं।
आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, यू हैव बीन गिवन टू आइडेंटिकल सोलेनॉइड्स x एंड y जिनकी लेंथ क्या है, सेम है, दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी क्या कर रहा है, सेम फ्लो कर रहा है। बाद में क्या किया गया, इन दोनों सोलेनॉइड्स को ऐड करके एक सिंगल सोलेनॉइड बना दिया गया। आपसे पूछा है कि अब ये जो सिंगल सोलेनॉइड बना है इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले तो अगर मैं एक सिंगल सोलेनॉइड के लिए देखूं तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा। मान लो कोई भी पॉइंट इसके सेम पॉइंट के लिए अगर हम कंसीडर करें तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, म्यू नॉट एन आई, ये बनेगा। इसके लिए भी यही बनेगा, इसके लिए भी यही बनेगा, म्यू नॉट एन आई, आइडेंटिकल सोलेनॉइड्स हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, B इक्वल टू ये n क्या होता है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और यू कैन से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय कंप्लीट लेंथ इनटू करंट। यहाँ पे अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसको सपोज हमने क्या ले लिया, B डैश। ये जो B डैश है ये कितना बनेगा, म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट। अगर इनको कनेक्ट किया गया तो देखो कनेक्ट ऐसे सीरीज में कनेक्ट किया गया तो करंट तो सेम ही फ्लो करेगा, दे भी रखा है कि करंट सेम फ्लो कर रहा है। अब इसकी जो लेंथ होगी वो डबल हो चुकी है क्योंकि L प्लस L कितना हो गया, 2L। तो अगर भाई लेंथ डबल हुई है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या हुए हैं, डबल ही तो हुए हैं। सिंपल सी बात है भाई, अगर मान लो इसके और इसकी लेंथ मिलाकर डबल हो गई तो सपोज इसमें 3 टर्न्स हुए या इसमें भी, इसमें 4 टर्न्स और इसमें भी 4 टर्न्स है तो टोटल मिलाकर 8 ही हुए ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू करंट, ये बनेगा। तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, म्यू नॉट एन आई ओवर एल, यानी कि म्यू नॉट एन आई। कोई चेंज नहीं आएगा मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, B। आ रही है बात समझ। तो आप बोल सकते हो कि B1 इक्वल्स टू B2 इक्वल्स टू B डैश इक्वल्स टू B, यानी कि तीनों पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो कितना रहेगा, B। इस पे भी और जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया तब भी। क्लियर है ये चीज। इस क्वेश्चन पे आए। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आपको एक अरेंजमेंट दे रखा है जहां पे आपको एक ये फर्स्ट सोलेनॉइड दे रखा है, सेकंड दे रखा है, थर्ड दे रखा है। यहाँ पे ये फर्स्ट सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है I, और ये जो सेकंड और थर्ड सोलेनॉइड है ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। आपसे पूछा है कि इस कॉम्बिनेशन का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। आपको B1 की वैल्यू सपोज B दे रखी है, आपसे B2 पूछा है कि कितना होगा, कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, इन दोनों की वजह से जो कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना बनेगा। तो देखो अगर मैं B1 की बात करूं तो B1 कितना बनेगा, म्यू नॉट एन आई 1, I बनेगा। I1 की जगह क्या ले सकते हो, सिंपल I ले सकते हो जितना करंट फ्लो कर रहा है, सो म्यू नॉट एन आई, ये बनेगा। अगर बात करूं मैं B2 की तो देखो यहाँ पे आप किसी भी एक सिंगल सोलेनॉइड को कंसीडर कर लो, यहाँ पे ये जो करंट है ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे I/2 करंट जाएगा, यहाँ पे भी कितना जाएगा, I/2, क्योंकि ये जो सेकंड और थर्ड सोलेनॉइड है ये आइडेंटिकल है, सेम है, तो ये दोनों में से सेम करंट फ्लो होगा, I/2 तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया, हाफ हो गया जस्ट। तो आप मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, म्यू नॉट एन I/2। बाकी तो किसी में चेंज आया नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें भी सेम है, ये तीनों क्या है, आइडेंटिकल है, सो म्यू नॉट एन I/2। तो B2 कितना हुआ, म्यू नॉट एन आई, और यहाँ क्या, हाफ। तो अगर यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू B है तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B/2, यानी कि इनके केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जस्ट क्या रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड B बन रहा है तो यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा, हाफ B/2। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जिनको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। अब हम सारे केसेस में जो ग्राफ है BL कर्व जो है मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो हम देखते हैं, तो सॉलिनॉइड के लिए भी देख लेते हैं। सॉलिनॉइड के लिए दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिनॉइड ऑफ फाइनाइट लेंथ एंड देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिनॉइड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, और आप इसको क्या कह सकते हो, आइडियल
सोलेनॉइड। देखो एक जो फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से वेरी करता है। यहाँ पे जो कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनॉइड यूनिफॉर्म नहीं रहता, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है और एंड्स पे जाते हो तो बिल्कुल क्या रह जाता है, हाफ रह जाता है, यानी कि उसकी जो यूनिफॉर्मिटी की रेंज है वो बहुत कम होती है। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी टेक अ इनफाइनाइट सोलेनॉइड, एक बहुत ही ज्यादा लेंथ का सोलेनॉइड हमने लिया है, तो उसकी जो यूनिफॉर्मिटी की रेंज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके कंप्लीट रीजन में क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। यहाँ यूनिफॉर्मिटी शो नहीं हो रही है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है। क्लियर है ये चीज? और उसके बाद में एकदम से जाके एंड पे क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्लियर है ये चीज? So this is the main difference between a finite length solenoid and an infinite length solenoid. Clear? So this was all about a solenoid, the magnetic field generated by a solenoid. Now if you bend this solenoid, अगर आपके पास एक ये solenoid है और अगर इसको bend करके आप एक सर्कुलर क्लोज लूप बना देते हो इसी solenoid को, तो आपको मिल जाता है एक टॉरॉइड। क्या मिल जाता है? टॉरॉइड। अब ये टॉरॉइड किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है? क्योंकि देखो सोलेनॉइड आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देता है एक लेंथ में, ठीक है, लेकिन अगर आपको एक क्लोज्ड रीजन में, एक क्लोज्ड एरिया में अगर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आपको सोलेनॉइड की जगह किसको यूज करना पड़ेगा? टॉरॉइड को यूज करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि टॉरॉइड किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इत्तू सा छोटा सा टॉपिक है, इट विल टेक लेस देन 10 मिनट्स। सो लेट अस सी what kind of magnetic field will be created by a toroid। देखो कुछ ऐसा अरेंजमेंट रहता है एक टोरॉइड का, ये एक टोरॉइडल सोलेनॉइड भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब इस टोरॉइडल सोलेनॉइड में अगर आप एक एम्पीरियल लूप कंसीडर करो तो आपको एक सर्कुलर लूप कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको एम्पीरियल लूप कंसीडर किया है। इस एम्पीरियल लूप पे अगर कोई पॉइंट P लाई कर रहा है और इस पॉइंट P पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो कुछ कंसीडरेशंस आपको देखनी पड़ेगी। एक तो देखो अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर लूप पे विल ऑलवेज बी टेंजेंशियल टू दिस लूप, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंशियल होगा, और लूप भी हमने यही कंसीडर किया है, तो जो लेंथ एलिमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगा। क्लियर है ये चीज? तो इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्लोज लूप B डॉट dl, ये किसके इक्वल होगा? B dl किसके इक्वल? B dl cos किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? B dl के इक्वल हो जाएगा। आ रही है बात समझ? यहां से B बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा? dl का होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है एम्पियर्स लूप की, जो भी हम एम्पियर्स लॉ पढ़ते हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड है। ये किसके इक्वल्स टू रहता है? म्यू नॉट नेट करंट के इक्वल। अब ये जो नेट करंट है, ये नेट करंट किसके इक्वल होगा? देखो दिस एम्पीरियल लूप इज इंक्लूसिंग ऑल द टर्न्स। ये जो लूप है, एम्पीरियल लूप है, ये सारे टर्न्स को कवर कर रहा है। अगर सारे टर्न्स को कवर कर रहा है तो जो करंट, टोटल करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा? I net will be equals to total number of turns into the current flowing through each turn। each turn से I करंट फ्लो कर रहा है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? Ni हो जाएगा। सो B, यहाँ पे देखो dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये जो dl होगा ये कंप्लीट सर्कमफेरेंस होगी इसकी, जो भी हमने लूप कंसीडर किया इसकी सर्कमफेरेंस होगी, तो ये बनेगा 2 पाई r इक्वल्स टू म्यू नॉट n I। यहाँ पे देखो B किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू नॉट n I ओवर 2 पाई r। ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किसकी वजह से? एक टॉरॉइड की वजह से। अब यहाँ पे देखो ये 2 पाई r कंप्लीट लेंथ है, तो हम इसको टोटल लेंथ बोल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय कंप्लीट लेंथ किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू नॉट n I के इक्वल आ जाएगा। बट अगर हम सिर्फ इस फॉर्मूला को देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज वेरिंग इनवर्सली एज द रेडियस ऑफ दिस एम्पीरियल लूप। अब देखो यहाँ पे अगर सिर्फ इसको कंसीडर करें तो इसके हिसाब से तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे r इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिक्रीज होना चाहिए। बट ये सिर्फ तब तक होता है जब तक ये जो r है ये एक बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, बहुत ही छोटी रेडियस है, यानी कि जो टोरॉइडल सोलेनॉइड आपने बनाया है छोटी रेडियस का बना है।
अगर आप एक बहुत ही इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड लो और उससे एक टोरॉइड बनाओ तो ये जो आर है ये बहुत बढ़ जाता है, इट इज कंपैरेटिवली लार्ज। और जब भी कंपैरेटिवली लार्ज होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो ऑलमोस्ट क्या बनता है, यूनिफॉर्म बनता है। इसीलिए हम उसको क्या लेके चलते हैं, म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पे देखें तो बी आर की इनवर्सली वेरी करेगा, बट अगर हम एक आइडियल टोरॉइड का केस लें तो आइडियल टोरॉइडल अगर सोलेनॉइड ले, इन दैट केस द मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म इन दिस इंटीरियर रीजन। लेकिन अगर बात करें इस रीजन की, सपोज इसको मैं 3 रीजन्स में डिवाइड करूं, 1, 2 एंड 3, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड in region 2, but magnetic field in region 1 and 3, magnetic field in region 1 and 3 वो क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ना तो फर्स्ट जो रीजन है वो कोई करंट इंक्लूड कर रहा है और ना ही जो थर्ड रीजन है वो कोई करंट इंक्लूड कर रहा है। तो करंट इंक्लूड नहीं कर रहे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, एज नो करंट enclosed by these regions। अब ये रीजन को करंट एनक्लोज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और बाकी जो इसका इंटीरियर रीजन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। तो ये सोलेनॉइड वाला ही केस आ गया, म्यू नॉट एन आई। बस इसमें आपको इसकी कंप्लीट क्या लेनी पड़ेगी, सर्कमफेरेंस। क्लियर है ये चीज? I hope all those topics are clear to you and you enjoyed today's lecture, and if you enjoyed then do not forget to subscribe the channel and share with more of your friends too. Okay, so all the very best for your future preparations, for your future exams, whatever it is. Stay tuned and